क्लास नहीं लग रही क्या आज? लगेगी भैया, आते होंगे दीदी। अच्छा अच्छा, कोई नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जयंती। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अनंतानुबंधी चतुष्क का सम्यक वेदनी मिथ्यात्व वेदनी सम्यक मिथ्यात्व हो गया था, मध्यमार्थ कषाय के बारे में देख लिया था और 16 प्रकृति के बारे में हमने देखा था। अब हम कहाँ तक की बात कर लिए हमने? 9th गुणस्थान तक की बात हमने कर ली है कि 9th गुणस्थान के बहुसंख्य भाग वहां तक और उसके संख्य स्थिति घात आगे तक क्या होता है? मध्यम 8 कषाय का की सत्ता वहां तक होती है। उसके बाद फिर उसका शपक श्रेणीवर्ती जीव क्षय करता है और उपशमक श्रेणीवर्ती जीव उसका क्षय नहीं करता, उसके सत्ता में होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने नियमा मानी थी और उसके आगे हमने भजना मानी थी। बराबर। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो मध्यम 8 कषाय का क्षय किया, उसके बाद में 9 9 कषाय। अब 9 9 कषाय जो है उनकी बात हम करेंगे। सबसे पहले जीव नपुंसक वेद का सत्ता क्षय करता है। कौन सा जीव? एक बार हम बात कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। 9 9 कषाय की बात कर रहे हैं, ठीक है। इन 9 9 कषाय में सत्ता योग्य गुण स्थान होंगे 1 से 11, क्योंकि उपशमक श्रेणी वाला भी इनकी सत्ता के साथ चढ़ सकता है। नियमा में क्या होगी और भजना में क्या होगी ये हम देखते हैं, ठीक है। और अयोग्य गुण स्थान क्या हो जाएंगे? 12 से 14, इनमें उसकी सत्ता नहीं होती, ठीक है। अब क्या बताया है कि 9 9 कषाय है, इनमें पहले से 8वें और 9वें के सत्ता क्षय से पूर्व तक। अब सत्ता क्षय का क्या पॉइंट है वो हम देखेंगे। सत्ता क्षय 9 9 कषाय में सबका अलग अलग पॉइंट होता है, वो हम देखेंगे। सत्ता क्षय से पूर्व तक, इस टाइम तक जीव के सभी शपक श्रेणीवर्ती जीव हो या उपशमक श्रेणीवर्ती जीव हो, सभी में कंपलसरी सत्ता होती है। तो इसमें तो नियमा रहेगी। तो भजना कब होगी? तो भजना होगी इससे आगे, मतलब सत्ता क्षय के समय से तो अंतिम समय तक। कौन से गुण स्थान में? 9th गुण स्थान में और 10th गुण स्थान में शपक श्रेणी वाले जीव। ये दोनों शपक श्रेणी वाले जीव के इनकी सत्ता नहीं होती है, उपशमक श्रेणी वाले जीव की सत्ता होती है। इसीलिए इन गुण स्थानों में इस ड्यूरेशन में
मतलब उन प्रकृतियों की नियमा नहीं बताइए, भजना बताइए। बराबर। अब देखो क्या रहेगा। आ, सभी जीवों के, इससे पहले तक तो सभी जीवों के सत्ता अवश्य होती है, तो नियमा बता दिया। और उसके आगे उपशमक श्रेणीवर्ती जीव 9 कषाय की सत्ताशय नहीं करते। और 11वें गुणस्थान में हाँ, इसमें 11वां गुणस्थान भी लेना है, 11वें गुणस्थान की भी नियमा है क्योंकि उपशमक श्रेणीवर्ती जीव है। ठीक है, तो ये तो नियमा हो गई। और सत्ताशय के समय से लेकर अंतिम समय तक और 10th गुणस्थान में इस समय तक भजना होती है। अब ये जो क्रम है, हाँ, अब ये जो क्रम है वो क्रम हम एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले ये जो सत्ताशय वाले पॉइंट की हम बात कर रहे हैं कि इसमें भजना होती है, तो ये सत्ताशय के पॉइंट कौन कौन से हैं? 9 कषाय में सबसे पहले बताया है नपुंसक वेद। सबसे पहले जीव नपुंसक वेद का क्षय करता है। नपुंसक वेद का क्षय कब होगा? ये जो 16 प्रकृति हमने बताई है, 16 प्रकृति। अच्छा, मध्यम आठ कषाय की तो बात कहाँ थी? मध्यम आठ के बाद फिर 16 प्रकृति भी हो गई ना। आठ कषाय का पहले हमने बताया है 9वें गुणस्थान के। हाँ ठीक है, ये 9वें गुणस्थान का पॉइंट है। इस 9वें गुणस्थान के बहुसंख्य भाग व्यतीत तो एक संख्यतम भाग शेष रहे और संख्य स्थिति आगे तक, संख्य स्थिति घात आगे तक। सबसे पहले मध्यम आठ कषाय का क्षय होता है, फिर 16 प्रकृतियों का क्षय होता है संख्य स्थिति घात पश्चात, और फिर उसके संख्य स्थिति घात पश्चात नपुंसक वेद का क्षय होता है। इसको थोड़ा सा जूम करके देख लो। ये वाला जो पार्ट है बहुसंख्य भाग व्यतीत हो गया, एक संख्यतम भाग शेष रहा। इसको थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं। ये पॉइंट है बहुसंख्य भाग का, ठीक है, ये एक संख्यतम शेष है। संख्य स्थिति घात पश्चात सबसे पहले मध्यम आठ कषाय का क्षय होता है, उसके संख्य स्थिति घात पश्चात 16 प्रकृतियों का क्षय होता है, 3 स्त्यानर्धि की और 13 नामकर्म की। उसके संख्य स्थिति घात पश्चात नपुंसक वेद का क्षय होता है, उसके संख्य स्थिति घात पश्चात स्त्रीवेद का क्षय होता है, उसके संख्य स्थिति घात पश्चात हास्य षट्क का क्षय होता है, उसके संख्य स्थिति पश्चात पुरुष वेद का क्षय होता है। ठीक है, ये हो गई हमारी 9 कषाय की बात। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद पुरुष वेद के जो क्षय हुआ उसके संख्य स्थिति घात के पश्चात संज्वलन क्रोध का, संख्य स्थिति घात पश्चात संज्वलन मान का, संज्वलन संख्य स्थिति घात पश्चात संज्वलन माया का। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है? सत्ताशय होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद भी थोड़ा सा टाइम अंतर्मुहूर्त का शेष रहता है, उसमें कुछ भी बात नहीं करना। ये हो गई 9th गुणस्थान की बात, ये पूरा 9th गुणस्थान है। और फिर 10th गुणस्थान में यहाँ पर भी संज्वलन लोभ की सत्ता थी, और यहाँ पर भी, मतलब इसके पहले तो पूरी थी, यहाँ पर सिर्फ एक ही कषाय की सत्ता थी। संज्वलन लोभ की सत्ता के साथ साथ पूरा 10th गुणस्थान लोभ का सत्ताशय, मतलब सत्ता विच्छेद करता है, मतलब इसके बाद से सत्ताशय काउंट करना है, मतलब 11th गुणस्थान, सॉरी 12th गुणस्थान का फर्स्ट समय, क्योंकि शपथ श्रेणी है ना, तो 11th नहीं मानेंगे। 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक संजुलन लोभ की सत्ता होती है। ये जो पॉइंट हमने बताए हैं ये सत्ता क्षय के पॉइंट नहीं है, ये इस समय तक सत्ता होती है, मतलब सत्ता विच्छेद के पॉइंट है। इसके अगले समय से सत्ता क्षय मानना, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? तो कहते हैं सत्ता क्षय से पूर्व तक उसकी सत्ता होती है, और सत्ता क्षय से आगे फिर वो भजना वाले पॉइंट्स आ जाते हैं। ठीक है, ये अब इसमें क्या समझना, जब तक ये पॉइंट्स नहीं आता, जब तक ये पॉइंट पे पहुंचेंगे तभी उस प्रकृति का सत्ताशय करेंगे। तो जब तक ये पॉइंट नहीं आ जाते तब तक तो दोनों प्रकार के जीवों में उस प्रकृति की सत्ता होती है कंपलसरी, इसलिए उसको नियमा में रखना। और शपथ श्रेणीवर्ती जीव इस पॉइंट पर आकर क्षय करते हैं, उसके आगे उनके सत्ता नहीं होती। तो जो आगे का पोर्शन है उसके आगे उस प्रकृति की सत्ता होने की भजना है। शपथ श्रेणीवर्ती जीव है तो सत्ता नहीं होगी, उपशमक श्रेणीवर्ती जीव है तो सत्ता होगी। ठीक है, ये हो गया सत्ता नियमा और भजना। अब ये संजुलन लोप का हो गया। संजुलन लोप के लिए क्या कहेंगे हम? जैसे हमने इसमें सब में कहा 9 कषाय के लिए, और 9 कषाय हो गया, उसके बाद फिर संज्वलन क्रोध मान
और माया। इसके लिए हमने सत्ता योगी गुण स्थान 1 से 11 बोले, और ये सब हमने बात बता दी। नियमा भजना इसमें बता देंगे 12 से 14। वैसे ही संज्वलन लोभ के लिए भी समझना, संज्वलन लोभ कहाँ तक होता है, तो संज्वलन लोभ का 1 से 11 तक तो सत्ता है, लेकिन उसके नियमा में क्या आ जाएगा, 1 से 11 पूरा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 1 से 10 तो हमने बताया, ये जिस पॉइंट तक उनका सत्ताशय से पूर्व का समय होता है उस पॉइंट तक तो हम बताते ही हैं, प्लस 11वां गुण स्थान भी कंपलसरी बताते हैं। तो इसमें हम पूरा की पूरा 1 से 11 तक बता देंगे। फिर भजना कहाँ होगी, तो भजना कहीं भी नहीं होती, क्योंकि जिस पॉइंट पे उपशमक श्रेणीवर्ती 10th गुण स्थान के जिस पॉइंट पे शपक श्रेणीवर्ती जीव इसकी लास्ट सत्ता होती है, उसके आगे वो 12th गुण स्थान में चला जाता है, तो उसके आगे शपक श्रेणीवर्ती जीव ही जाता है, और उसके आगे उपशमक श्रेणीवर्ती जीव नहीं जाता। 10th गुण स्थान के आगे वो 11th में जाता है, जहाँ पे हमने उसकी नियमा बताई है। ये समझ आया। इसमें संज्वलन लोभ में भजना का गुणस्थान क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी तक हमने जो भी भजना माना था वो क्या माना था, कि सत्ता क्षय के समय से आगे तक, कहाँ तक, जहां तक उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी दोनों काइंड ऑफ जीव होते हैं, वो होता है 10th गुण स्थान। अब 10th गुण स्थान के अंतिम समय तक हमको दोनों प्रकार के जीव मिल रहे थे, उपशमक भी मिल रहा था, शपक श्रेणी वाला जीव भी मिल रहा था। तो हमने क्या बताया, उपशमक में सत्ता होगी, शपक में सत्ता नहीं होगी। अब बता रहे कि संजुलन लोभ की सत्ता 10th गुण स्थान, मतलब हमने जनरली क्या बोला था, जनरल हम बात कर रहे थे सत्ता क्षय के समय से आगे तक, जहां तक भी रहेगा वहां तक 10th गुण स्थान तक, मतलब उपशमक शपक दोनों होते हैं 10th के अंतिम समय तक। तो सत्ता क्षय के समय से 10th गुण स्थान के लास्ट समय तक क्या होती है, भजना होती है। अगर हम किसी प्रकृति की बात करें जिसका सत्ताशय का पॉइंट ही लास्ट 10th का लास्ट हो, तो उसके आगे तो उपशमक और शपक कॉमन वाली कोई जीव होते ही नहीं है, मतलब कोई भी गुणस्थान बचा ही नहीं, इसीलिए वहां पे भजना नहीं होगी। ये क्लियर हुआ। एक बार वापस बोलिए। देखो क्या बताया, 9th गुण स्थान में जब भी प्रकृतियों का क्षय का क्षय हुआ, फिर उसके बाद फिर 16 प्रकृतियों का क्षय हुआ, फिर नपुंसक वेद का, स्त्री वेद का, हास्य षटक का, फिर पुरुष वेद का, मतलब हर प्रकृति के क्षय के बाद हमें इतना स्पेस मिला जिसमें उपशमक और शपक दोनों प्रकार के जीव है, उसी में हमने उसकी भजना बताई। जैसे अगर हम मध्यम आठ कषाय की बात करें, तो यहां तक इस पॉइंट से पहले तक में तो क्या था, कंपलसरी नियमा थी, और इस पॉइंट के बाद से लेकर कंपलसरी भजना है। 16 कषाय के लिए बोलेंगे तो इस पॉइंट तक तो नियमा थी, इसके बाद से भजना है। नपुंसक वेद के लिए बोलेंगे तो इस पॉइंट तक तो नियमा थी, इसके बाद से भजना है। स्त्री वेद के लिए बोलेंगे तो इस पॉइंट तक तो नियमा थी, इसके बाद से भजना है। हास्य षटक इस पॉइंट तक नियमा है, उसके आगे भजना। पुरुष वेद इस पॉइंट तक नियमा, उसके आगे भजना। संजुलन क्रोध इस पॉइंट तक नियमा है, उसके आगे भजना है। मान इस पॉइंट तक नियमा है, उसके आगे भजना। फिर माया इस पॉइंट तक नियमा है, उसके आगे भजना। उसके आगे क्या चल रहा है, इसके आगे ये भी चल रहा है सभी प्रकृतियों के लिए। और लोभ का कहाँ पे हुआ, लोभ का यहाँ तक तो नियमा है 10th गुण स्थान के अंतिम समय तक, और उसके आगे भजना होनी चाहिए। उसके आगे क्या है, उसके आगे एक तो 11वां गुण स्थान है, एक 12वां गुण स्थान है, उसके आगे भजना। अभी इन सब प्रकृति में हमने भजना इसलिए मानी थी क्योंकि उसके आगे हमारे पास उपशमक श्रेणी वाले जीव भी थे, शपक श्रेणी वाले जीव भी थे। इसके आगे सेम साथ में, मतलब एक ही गुण स्थान में, इसके आगे अगर इसमें उपशमक श्रेणी वाला है तो क्या शपक श्रेणी वाला इसमें हो, नहीं, नहीं अगर होगा। इसमें शपक श्रेणी वाला है तो क्या इसमें उपशमक श्रेणी वाला होगा, नहीं होगा। नहीं होगा। तो जब इनमें और इनमें कॉमन आ ही नहीं रहे, ना तो उपशमक श्रेणी, अगर इसमें बोलेंगे तो कंपलसरी सत्ता है, इसमें बोलेंगे तो कंपलसरी सत्ता नहीं है, तो होना नहीं होना का भजना वाला पॉइंट ही नहीं आया, दोनों जगह नहीं, कंपलसरी। इसमें सत्ता के नियम है, इसमें सत्ता ही नहीं है, इसीलिए भजना का पॉइंट नहीं आया। अभी क्लियर हुआ है। अगर एग्जाम में आया तो कैसे क्वेश्चन आएगा इससे? अगर मान लीजिए एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया, कैसे आएगा फिर? क्वेश्चन तो आपसे ऐसे पूछ मतलब लॉजिकली भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं।
कि अगर सत्ता क्षय हो रहा है, सत्ता क्षय 10th गुण स्थान के अंतिम समय में, या फिर आपको बस निकालने, अपने उपयोग से निकालने बोल देंगे कि संजुलन क्रोध का सत्ता क्षय हो रहा है, तो क्या उसके बाद उसकी सत्ता की भजना हो सकती है? उसके आगे जो भी गुण स्थान की अवस्था रहेगी, तो हम बोलेंगे कि नहीं, क्योंकि उसमें नहीं हो सेम सकती। समय पर उपशमक और शपक दोनों तरह के जीव नहीं पाए जा सकते। ठीक है, ये हुआ अभी संजुलन लोभ तक हमने देखा। अब अगला नंबर किसका, शपक श्रेणी वाला जीव अब कहाँ जा रहा है, 10th के बाद 12th में जा रहा है। तो 12th गुण स्थान में वो जिस प्रकृति को क्षय करता है वो है निद्रा द्विक सबसे पहले, क्योंकि वो स्तिबुक संक्रमण से क्षय होती है। अनुदय प्रकृति है, लेकिन उसकी सत्ता है लास्ट तक। तो अनुदय वाली प्रकृति की जो सत्ता लास्ट तक हम मानते हैं, उसमें स्तिबुक संक्रमण के द्वारा क्षय को प्राप्त होते होते लास्ट समय में उनकी सत्ता पर प्रकृति रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसलिए अगला नंबर आया है निद्रा द्विक का। निद्रा द्विक, निद्रा द्विक के सत्ता योगी गुणस्थान। अब सत्ता योगी गुणस्थान बोलेंगे तो पहले से लेकर 11 में तो कंपलसरी सत्ता है, प्लस 12वें के द्विचरम समय तक उसकी सत्ता हो सकती है, उसके आगे नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि चरम समय में उसकी सत्ता पर प्रकृति रूप में हो जाती है, और इस पूरे ड्यूरेशन में उसकी सत्ता की नियमा है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, सत्ता की भजना, या तो आप लोग ये पॉइंट नोट भी कर लो कि सत्ता की भजना कब कब पॉसिबल है। सत्ता की भजना तभी पॉसिबल है जब उपशमक और शपक दोनों प्रकार के जीव पाए जाएं। जिस जगह पर उपशमक और शपक दोनों प्रकार के जीव पाए जाते हैं, तो ही उस सत्ता की भजना होती है। समझ आया? और वो भी कब? सत्ता क्षय के बाद से, मतलब सत्ता क्षय के समय से। सत्ता क्षय के समय से सत्ता की भजना कब होगी? सत्ता क्षय के समय से उपशमक और शपक दोनों पाए जाएं, जहां तक, वहां तक उसकी सत्ता है भी नहीं भी है, इसीलिए क्या बोलेंगे कि वो भजना है। पर निद्रा द्विक की सत्ता ही 12th के द्विचरम समय तक होती है। ये निद्रा द्विक का, ये 12th गुण स्थान में आया, ये उसका द्विचरम समय। निद्रा द्विक की कंटिन्यूअसली सत्ता थी, कभी सत्ता हटी नहीं है, और द्विचरम समय तक वो सत्ता है। अब द्विचरम समय के बाद की जितना भी ड्यूरेशन है, चरम समय है, उसके बाद पूरा 13 गुण स्थान है, उसके बाद पूरा 14th गुण स्थान है, तो इस पूरे ड्यूरेशन में ओनली एक ही टाइप का जीव होता है, शपक श्रेणी वाला, और उस शपक श्रेणी वाले जीव ने इसकी सत्ता ऑलरेडी क्षय कर दी है, तो उसके आगे कोई भी ऐसा जीव नहीं होगा जिसकी सत्ता हो। तो इसमें भजना की तो बात ही नहीं होती। और नियमा कब तक है? तो जो जो उसके सत्ता योग्य गुण स्थान बताए हैं, उसमें सब में नियमा है, कंपलसरी उसकी सत्ता है। और अयोग्य क्या होंगे? तो अयोग्य में बोलेंगे 12th का चरम समय और 13-14। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अभी हम देखते हैं चरम समय तक किसकी सत्ता है। तो चरम समय तक है सत्ता ज्ञानावर्णी 5, दर्शनावर्णी 4, अंतराय 5। इनकी सत्ता 12th गुण स्थान के चरम समय तक है, मतलब पूरा 12th गुण स्थान तक है, कंपलसरी पूरा 12th गुण स्थान तक है, भजना होगी ही नहीं, और अयोग्य गुण स्थान 13-14 हो जाएंगे। क्लियर हो गया? अगर डाउट हो, समझ नहीं आया हो, तो फिर मैं रिपीट करूं। हो गया क्लियर। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमारा नंबर अगला किसका लगेगा। तो पहले हम अब एक बार के लिए पीछे से जाते हैं, है ना। पीछे में सबसे लास्ट तक में क्या बताया है? सातवेदनीय। हाँ, हम्म, सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं लास्ट समय की 13 प्रकृति। ये 13 प्रकृति हमने 14th गुण स्थान के चरम समय की बात करी थी।
चरम समय में ये 13 प्रकृतियां होती हैं। ठीक है, तो वो 13 प्रकृतियां 14th गुणस्थान के चरम समय तक होती हैं, मतलब 1 से 14 सभी में उनके क्या रहती है, सत्ता होती है। उनके सत्ता योगी गुणस्थान 1 से 14 है और कंपलसरी उनमें उनकी सत्ता होगी ही होगी, क्योंकि उसके आगे सत्ता क्षय के बाद कोई भी उपशमक श्रेणी वाला जीव नहीं है। ठीक है, तो अयोग्य गुणस्थान कुछ भी नहीं बचेंगे। अब वो 13 प्रकृति कौन सी है, पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस पॉइंट पे ही जीव को अपने 4 अघाती कर्मों का क्षय करना है। ठीक है, तो कौन सा अघाती कर्म है, एक है वेदनी कर्म। तो वेदनी कर्म में सात वेदनी असात वेदनी किसी की भी सत्ता हो सकती है, लेकिन किसी एक की ही सत्ता होगी। तो वेदनी कर्म में एक ही प्रकृति काउंट करना, क्योंकि जिसका उदय नहीं है, जो अनुदयमान प्रकृति है, उसकी सत्ता एक समय पहले ही क्षय हो जाएगी, और जिसका उदय है उसको हम लास्ट तक काउंट करेंगे। ठीक है, वेदनी के बाद आता है ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, वेदनी, मोनी, आयुष्य। आयुष्य कर्म में मनुष्य आयु होगी लास्ट तक। ठीक है, ये भी 114 वही बात हो गई। फिर ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी, वेदनी, मोहनी, आयुष्य, नाम। नाम कर्म की एक बार बात करते हैं। गोत्र कर्म में उच्च गोत्र। ठीक है, ये प्रकृति कितनी हो गई, 1 2 3। अब बची कितनी, 10 प्रकृति हमको नाम कर्म की देखनी है। 13 में से नाम कर्म की 10 प्रकृति होनी चाहिए। अब नाम कर्म की 10 प्रकृति कौन सी होगी, तो सबसे पहले गति। गति क्या है, मनुष्य गति। ठीक है, एक बार इसकी बात हम करेंगे। यहाँ पे सत्ता योगी नियमा भचना की एक बार देखेंगे। ये सब सत्ता योगी 1 से 14 चल रहे हैं। फिर मनुष्य गति, जाति में पंचेंद्रीय जाति, गति जाति। उसके बाद शरीर। शरीर तो 14वें गुण स्थान में शरीर नामकरण का उदय नहीं रहता, क्योंकि पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है। शरीर, अंगोपांग, सहनन, संस्थान, बंधन, संघातन भी उसी के साथ चला जाएगा। सहनन संस्थान हो गया। फिर वर्ण आदि भी, वर्ण आदि 20 बोल जो हम बोलते हैं वो भी पुद्गल विपाकिनी हो गए। नेक्स्ट विहायोगति, आनुपूर्वी विहायोगति। 3 आएगा आनुपूर्वी, ना, हाँ, आनुपूर्वी और 3 बाद में। विहायोगति। हम्म। हाँ, आनुपूर्वी और विहायोगति। तो आनुपूर्वी की सत्ता, आनुपूर्वी की सत्ता भी डिस्कस नहीं हुई है ना, हाँ ठीक है। आनुपूर्वी की सत्ता लास्ट तक नहीं होती, क्योंकि वो उदयमान नहीं होती आनुपूर्वी, इसीलिए लास्ट समय तक नहीं होगी। फिर विहायोगति। विहायोगति में प्रशस्त विहायोगति पुद्गल विपाकिनी प्रकृति है। नहीं नहीं नहीं, प्रशस्त विहायोगति पुद्गल विपाकिनी नहीं है। प्रशस्त विहायोगति को तो कायोग लेना है। कायोग कायोग से व्यायाम तो मैंने हाँ, ना काय योग का निरोध कर देता है जी। हाँ कायोग का निरोध, हाँ ठीक है, हमने बात करी थी पुद्गल विपाकिनी नहीं है, लेकिन फिर भी कायोग के निरोध के कारण विहायोगति भी हटा दी थी। ठीक है, उसके बाद फिर पराघात अष्टक में 7 प्रकृति, 7 प्रकृति नहीं है पुद्गल विपाकिनी, तो पराघात उच्छ्वास नहीं है, उच्छ्वास को श्वासोच्छ्वास निरोध में हटा दिया गया है। रसत्रिक आएगी। तीर्थंकर नाम कर हाँ, रस बादर प्राप्त। तीर्थंकर नाम कर्म का अगर सत्ता में है तो मतलब उदयमान भी है। अगर सत्ता में है तो वो लास्ट समय तक उदयमान होगी, इसलिए उसको चरम समय में उसकी सत्ता चरम समय तक मानना। ठीक है, अब इसकी जो सत्ता होगी ना, इसकी सत्ता की एक बार हम बात अलग से करेंगे। ठीक है, उसके अलावा कौन कौन सी हो सकती हैं, तो त्रस, आदर, बादर, पर्याप्त, पर्याप्त, सुभग, बादर, पर्याप्त, सुभग प्रत्येक को आदि मिलेंगे, सुभग, क्योंकि प्रत्येक तो पुद्गल विपाकिनी हो जाएंगे। तो भग तो स्थिर, अस्थिर और आधे एक बार हम क्रम से जाते हैं ना। त्रस के बाद में आता है त्रस, फिर बादर, फिर पर्याप्त, पर्याप्त आता है, फिर प्रत्येक आता है, फिर स्थिर आता है, शुभ आता है, उसके बाद फिर सुभग वगैरह आते हैं। तो ये 3 प्रकृतियां किस लिए नहीं ले रहे हैं, ये भी देखते जाएंगे, क्योंकि ये देखते जाएंगे ना, तो हमें इजीली, मतलब हम निकलने का काम करना। तो सुभग वगैरह, अब सुभग है, सुभग यहाँ पर लिख लेते हैं।
दुर्भग का उदय दुर्भग रह सकती है क्या लास्ट तक सत्ता में? नहीं, सुस्वर होगा। चरम समय तक रहेगी। सुस्वर 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 इसलिए नहीं शेर में रहेगा तक क्योंकि रहेगी। सुस्वर जब काय निरोध करते हैं उस समय हटा हम्म, दिया जाता है। बच्चे नहीं। एक बार वैसे ना आधे। हाँ ठीक है। यश कीर्ति। ये आधे जो और यश बात हम कीर्ति। कर रहे हैं ना, एक बार सुनिए। आप लोगों ने भी वो बात बोल दी तो मैंने हाँ बोल दिया। जो भी हम बात करते हैं ना, ये सुस्वर वगैरह की जो बोला हमने कि विहायो गति और ये सब हटाया है, तो ये वाली जो हम बोल रहे हैं कि उसका निरोध कर रहा है, तो ये सत्ता से नहीं हटाया जाता है। जब निरोध किया जाता है ना, तो उसको उदय से हटाया जाता है। ठीक है, तो ये मत समझना कि जो ये है प्रकृति जिनका हमने काय सुस्वर वगैरह और जो भी काय निरोध ये सब किया है, तो ये 13th गुण स्थान तक उनका अगर निरोध भी कर दिया तो भी उनका उसके बाद उदय ये नहीं लाइट होगा, पूरा रहने वो दीजिए। सत्ता में रहती है। क्या हुआ? वो जो प्रकृति, एक बार मेरी सुनिए। देखो, जो भी हमने अभी बात करी ना, क्या बोला था अभी, जैसे विहायो गति वगैरह की हमने बात, तभी मैं सोचू कि वो मतलब निरोध वाली बात कैसे आ गई। जो भी विहायो गति वगैरह के पॉइंट है, विहायो गति हो गई या फिर पुद्गल विपाकिनी प्रकृतियां हो गई, है ना, ये काय योग रिलेटेड होती हैं, या फिर श्वासोश्वास रिलेटेड उच्छ्वास होती है, या फिर वचन वचन का निरोध करते हैं तो सुस्वर दुस्वर होती है। तो इनका जब निरोध किया जाता है ना, तो उस समय पे उनके उसके आगे उनका उदय नहीं होता, लेकिन वो सत्ता में रहती हैं। उदय नहीं होता लेकिन सत्ता में रहती है। इस अवस्था को उपशम नहीं कहेंगे, ठीक है, वो डेफिनेशन एक तरफ रखना। अभी उदय नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो सत्ता से भी हट गई। सिर्फ उनका निरोध किया है, वचन निरोध किया है, श्वासोश्वास का निरोध किया, मतलब अब उसका यूज नहीं होगा इन प्रकृतियों का। तो यूज नहीं होगा मतलब जो जो भी उनका काम था वो नहीं होगा अब। तो सत्ता में तो है वो, जीव में, जीव की सत्ता से नहीं हट गई, तो सत्ता में है लेकिन उदय नहीं है। तो इसीलिए हम इन प्रकृति को लास्ट समय तक, 14th के लास्ट समय तक नहीं ले सकते, क्योंकि लास्ट समय तक हम उदयमान प्रकृति को ही लेते हैं। बाकी जितनी भी, इनको हम कहेंगे अनुदय, कहेंगे अनुदयमान प्रकृति है, क्योंकि इनका निरोध कर दिया है, वचन निरोध वगैरह वगैरह। तो अनुदयमान होने से उसको हम द्विचरम समय तक लेंगे, लेकिन उसका सत्ता हट गई है ऐसा नहीं बोलना। 14 गुण स्थान में उसकी सत्ता रहती है, काय योग के निरोध के पश्चात भी। सुभग हो गया, सुस्वर हो गया, उसके बाद फिर आदेय, आदेय का उदय रहता है, सुभग, आदेय, यश, कीर्ति। ठीक है, और कुछ रह गया? सुभग, सुस्वर, आदेय और यश, कीर्ति। ठीक है ना, तो ये प्रकृतियां हो गई। अब इसके अलावा क्या बताया हमने? तीर्थंकर नामकर। अब ये प्रकृतियां तो हमने काउंट कर ली, कितनी हो गई है? 1 2 3, 1 2, नहीं ये तो एक ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और क्या रह गई है? अनुपूरी, साता मनुष्य साता। अनुपूरी शायद। साता दोनों होगी। साता साता गिनेंगे। साता साता लास्ट समय तक नहीं हो सकती। मनुष्य अनुपूर्वी लेते हैं, कोई कोई ऐसे आचार्य मानते हैं। नहीं 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 नहीं, मनुष्य अनुपूर्वी का उदय नहीं है, वो अनुदयमान ये होने से। सत्ता के साथ में बताया गया है। एक बार एक बार एक बार एक इसमें बार, जो सात और असात है ना, उसको सत्ता को, मतलब प्रकृति को अगर हम काउंट करेंगे तो दोनों को ही काउंट करना है। ठीक है, उदयमान जो भी होगी वो उसकी बात अलग है, कि जो भी उदयमान है तो उसकी सत्ता लास्ट समय में मानना, अनुदयमान की सत्ता नहीं मानना। लेकिन उस प्रकृति के लिए सत्ता योगी गुण स्थान कहाँ तक हो सकते हैं? तो सात वेदनी के लिए भी हमको 14 का लास्ट समय बोलना पड़ेगा, असात वेदनी के लिए भी 14 का लास्ट समय बोलना पड़ेगा। तो उसमें दोनों ही प्रकृति को काउंट करना है, क्योंकि इन दोनों प्रकृति में से उदय तो एक का ही रहेगा, लेकिन जब उस प्रकृति के लिए सत्ता योगी गुणस्थान बोलेंगे, तो अगर हम ऐसा बोल देंगे कि 14 का द्विचरम समय तक ही उसकी सत्ता योगी गुणस्थान है, तो फिर वो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? अब ये जो बात हो गई ना, ये हमने क्या बोला? सत्ता योगी गुणस्थान। अब उसकी सत्ता होना और नहीं होना, ये बात हो जाती है भजना में, कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी नियमा और भजना, अभी तक हमने जो भी देखा ना,
ये हमने सत्ता योग्य गुण स्थान, यहाँ इस लास्ट समय तक इसकी सत्ता की संभावना है, सत्ता हो सकती है, ये बात हमने इन प्रकृति की करी। ये हो गई 13 प्रकृतियां। अब इसमें से 1 से 14 तक तो हमने बाकी प्रकृति बोल दी, लेकिन एक बात ये आप लोग पॉइंट नोट कर लेना, तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता वाला जीव, अगर किसी जीव के तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता हो गई है तो वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गुण स्थान में नहीं जाता। ठीक है, तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता के साथ में जीव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड गुण स्थान में नहीं जाता, इसीलिए तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता चौथे से 14वें गुण स्थान तक बोली है। ठीक है, शैव शमिक सम्यक दृष्टि हो सकता है, मतलब शैव सम्यक है वो तो बात है ही सही, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं, सम्यक दृष्टि ही रहेगा। अगर किसी जीव ने एक बार तीर्थंकर नाम कर्म का बंध कर लिया, उसके बाद वो 1, 2, 3 गुण स्थान में नहीं जाता। ये पॉइंट आप लोग नोट करके रख लेना। और ऐसे आहारक चतुष्क वगैरह के लिए भी रहता है, लेकिन उसकी कंबाइंड सत्ता के लिए होता है। अगर सिर्फ आहारक चतुष्क की सत्ता है तो फर्स्ट में जा ही सकता है, क्योंकि फर्स्ट में जाएगा तभी तो वो एकेंद्रीय बन के उद्वलना करता है। हमने देखा आहारक चतुष्क की मिथ्यात्व अवस्था में उद्वलना होती है, केंद्रीय जीव भी उसकी उद्वलना करता है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टि होता है। ठीक है, तो जो भी फर्स्ट में जाता है वो ही उद्वलना करेगा। तो आहारक चतुष्क फर्स्ट में जा सकता है, आहारक चतुष्क की सत्ता वाला, लेकिन तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता वाला फर्स्ट गुण स्थान में नहीं जाता। फर्स्ट में भी नहीं जाता, सेकंड में भी नहीं जाता, थर्ड में भी नहीं जाता। तो तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता के योग्य गुण स्थान कौन कौन से हैं? तो 4 से 14। किसी जीव में अगर तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता है तो उसका गुण स्थान 4 से 14 ही समझना। अब नियमा भजना के पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, बस ये एक एक्सेप्शन है, बाकी सब में 1 से 14 तक होता है। अब नियमा और भजना किस किस में? तो सात वेदनी और सात वेदनी की कंपलसरी 1 से 14 के द्विचरम समय तक तो कंपलसरी दोनों प्रकृतियों की सत्ता होगी। कंपलसरी दोनों में से किसी की भी, अगर सात वेदनी की बात करें तो डीसीएस तक तो कंपलसरी उसकी सत्ता होगी, पर अगर वो उदयमान है तो ही उसकी सत्ता 14 के चरम समय में होगी। अगर वो अनुदयमान है तो 14 के चरम समय में सत्ता नहीं होगी। इसी प्रकार असातवेदनी की द्विचरम समय तक तो कंपलसरी सत्ता होती है, पर अगर वो उदयमान है तो सत्ता होगी, अनुदयमान है तो चरम समय में सत्ता नहीं होगी। इसीलिए 14th के चरम समय में इन दोनों प्रकृति को क्या बोलना, 14th के चरम समय में इन दोनों प्रकृति की भजना होती है। क्लियर हो गया? 14th के द्विचरम समय तक इन प्रकृतियों की कंपलसरी सत्ता होती ही होती है। फिर जो भी अनुदयमान प्रकृति होती है उसका सत्ता विच्छेद उस समय पे हो जाता है, अगले समय में नहीं होती उसकी सत्ता। तो होना और नहीं होना दोनों बातें चरम समय में होती है, इसीलिए चरम समय में उसकी सत्ता की भजना होती है। ठीक है, फिर ये तो कुछ भी नहीं होगा योगी में। अब बात करते हैं मनुष्य आयु। मनुष्य आयु यही है 1 से 14, और 1 से 14 में से मनुष्य आयु का देखना। हाँ, मनुष्य आयु अगर हम बात करें तो मनुष्य आयु की सत्ता की कंपलसरी, देखो अब देखते हैं, नियमा मतलब कंपलसरी होना। फर्स्ट गुण स्थान में मनुष्य आयु की सत्ता वाला, ये आयुष्य कर्म है। ठीक है, आयुष्य कर्म की बात कर रहे हैं। आयुष्य कर्म, पहली बात तो हम देखते हैं कि आयुष्य कर्म की सत्ता की कंपलसरी मतलब होना बहुत वो है, मतलब अगर वो जीव मनुष्य आयु को बांधा हुआ है या फिर उस जीव के उदय चल रहा है तो ही उसके पास मनुष्य आयु की सत्ता होगी। अब मनुष्य आयु की सत्ता कंपलसरी किस में होगी? तो देखो, जो भी जीव मनुष्य आयु को भोग रहा है और मनुष्य आयु की सत्ता रहते हुए ही जीव संयत बन सकता है। संयत कौन बन सकता है? सिर्फ और सिर्फ मनुष्य आयु की सत्ता वाला जीव। तो 6 से 14 में तो इसकी नियमा है, कंपलसरी है कि मनुष्य आयु की सत्ता होनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य ही जीव जो होता है वही करता है। पर पहले गुण स्थान में मनुष्य आयु की सत्ता, हो सकता है ना कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, वो मिथ्या दृष्टि तिर्यंश है, और मान लो उसने अगले भाव की नरक आयु बांधी हुई हो, तो तिर्यंश आयु नरक आयु उसकी सत्ता में, मनुष्य आयु की सत्ता नहीं है, तो भजना हो गई फर्स्ट गुण स्थान में। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। सेकंड गुण स्थान में भी भजना हो सकती है। कोई भी मान लो देवता है, देवता और एक केंद्रीय में उत्पन्न हुआ, सेकंड गुण स्थान में है, देवायु मतलब देवायु थी, और चलो ऐसा नहीं देखते हैं, कोई भी एक करेंटली देख लेते हैं कि सेकंड गुण स्थान में कोई देवता है और उसने
मतलब सेकंड गुण स्थान में देवायु है उसके, और उसने बांधी हुई किसकी है, उसने तिर्यंश की आयुष्य बांधी हुई है। उसकी सत्ता में मनुष्य आयु है ही नहीं, ना तो बुद्धिमान है और ना बद्धिमान है, मतलब बद्ध आयु है, बद्ध आयु जो भी होता है। ठीक है, 1 2। अब थर्ड गुण स्थान, थर्ड में भी ऐसे ही केस हो सकता है, कोई भी पर्याप्त जीव की बात कर लो जो करेंटली मनुष्य आयु उसके सत्ता में नहीं है, ना तो बुद्धिमान है और ना ही बांधी हुई। फोर्थ गुण स्थान में भी दूसरे जीव हो ही सकते हैं, फिफ्थ गुण स्थान में भी दूसरे जीव हो ही सकते हैं। कोई तिर्यंश है फिफ्थ गुण स्थान में, उसने वापस तिर्यंश की ही आयुष्य बांधी हुई हो, या फिर कोई नहीं सॉरी, तिर्यंश फिफ्थ गुण स्थान में है तो देव आयु बांधी हुई हो, ऐसा मानना ज्यादा इजी पड़ेगा। तिर्यंश भी हो ही सकता है, तिर्यंश आयु वाला। और मान लेते हैं ना कि वो श्रावक है तो उसने देवायु बांधी हुई होगी और वो श्रावक पने में ही काल करके देवता बन जाए, तो उसके पास, तो 1 से 5 में तो उसके सत्ता की भजना है, और 6 से 14 में उसकी सत्ता की कंपलसरी है। तो 1 से 14 है, लेकिन 6 से 14 में 1 से 5 में भजना। ठीक है, अब उच्च गोत्र, उच्च गोत्र का देखना। उच्च गोत्र क्या है? उच्च गोत्र जो प्रकृति है, 1 से 14 तो उसके बताई है, लेकिन फर्स्ट गुण स्थान में हमने देखा अगर एकेंद्रीय जीव है, मिथ्या दृष्टि एकेंद्रीय जीव, वो पीएबी काल के बाद में क्या कर देता है, इसकी उद्वलना कर देता है उच्च गोत्र की। कौन सा जीव करता है, कौन सा एकेंद्रीय जीव करता है? तेयु वायु तेज, तेजस्कायिक वायुकायिक जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, मनुष्य गति, मनुष्यानुपूर्वी और उच्च गोत्र, इनकी क्या कर देते हैं, उद्वलना कर देते हैं। तो मतलब फर्स्ट गुण स्थान में उसकी सत्ता हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, उच्च गोत्र में भी और मनुष्य गति में भी, ये लिख देते हैं, भजना है फर्स्ट गुण स्थान। सेकेंड गुण स्थान जो बात कर रहे, सेकेंड गुण स्थान है, सेकेंड गुण स्थान में मतलब अगर वो जीव ने उद्वलना करी और वो किसी अन्य जगह पर गया, तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव उद्वलना करा हुआ जीव क्या है, मिथ्या दृष्टि, जिसने भी उद्वलना करी उच्च गोत्र की, उसने मिथ्या दृष्टि जीव है वो, और मिथ्या दृष्टि से वो सासादन में जा सकता है क्या? नहीं मिथ्या दृष्टि से सासादन में नहीं जा सकता। नहीं। उद्वलना किए हुए वो सासादन में नहीं जा सकता। सासादन से आने वाला कौन है, औपशमिक है, और औपशमिक मतलब फोर्थ एंड अबव, वो फर्स्ट गुण स्थान वाला नहीं है। तो फोर्थ एंड अबव में तो उच्च गोत्र और मनुष्य गति की सत्ता वापस क्रिएट हो जाती है, क्योंकि उनका बंध स्टार्ट हो जाता है। मैंने बताया ना, जैसे ही जीव मिथ्या दृष्टि अवस्था को छोड़ देता है, ऊपर के गुण स्थानों में चला जाता है, तो वो फिर से बांधने लगता है, फिर से बांधने लगता है, तो उसकी सत्ता फिर क्रिएट हो जाती है। तो उद्वलना होने के बाद भी अगर ऊपर के गुण स्थानों में चला गया तो फिर से सत्ता हो जाती है। तो इसीलिए उच्च गोत्र और मनुष्य गति के लिए बोला है कि दोनों फर्स्ट गुण स्थान में तो इनकी क्या है, भजना है, लेकिन दूसरे से 14वें गुण स्थान में इनकी नियम है। ठीक है, अब पंचेंद्रीय जाति की बात कर लेते हैं। पंचेंद्रीय जाति, पंचेंद्रीय जाति 1 से 14 तक पूरी सत्ता है, और इसका कभी भी उद्वलना वाला कोई पॉइंट आता नहीं है। उद्वलना वाला कोई पॉइंट नहीं आने से 1 से 14 में कंपलसरी उसकी सत्ता होती है, भजना नहीं होती। ऐसा कभी नहीं होता कि पंचेंद्रीय जाति की सत्ता हो भी और नहीं भी हो, ऐसा नहीं होता। त्रस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशकीर्ति, ये जो 6 प्रकृतियां हैं लास्ट समय तक, उनकी भी पूरी लास्ट तक सत्ता होती है, और कंपलसरी उनकी सत्ता होती है। ठीक है, भजना नहीं होती। ये हुआ 6 प्रकृति, ये एक पंचेंद्रीय जाति हो गई। फिर तीर्थंकर की बात करना है ना, तीर्थंकर नामकर्म, तीर्थंकर नामकर्म 4 से 14 तक उसकी सत्ता है, और एक पांचवा बार भी लेंगे, किसी, 5वां और 11वां गुणस्थान, क्या 11वां गुणस्थान लेंगे इसमें, तीर्थंकर में 5वां और 11वां। कौन सा बोल रहे हैं? 5वां गुणस्थान और 11वां गुणस्थान जाते नहीं है ना उसमें। हाँ, 5वें में तो कोई बाधा नहीं, 1 2 3 में नहीं जाते, पहला हो दूसरा हो तीसरा हो इसमें नहीं जाते, बाकी 4 से 14 में तो सत्ता योगी बताए हैं ना। अच्छा, क्षमा, एक हाँ तीर्थंकर, हाँ हाँ ठीक है, इसमें एक पॉइंट रह गया था, थोड़ा सा हाँ। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मेरी। पहला गुण स्थान और चौथे से 14 गुण स्थान, पहला जो होता है ना, देखो मैं आपको वो भी बताती, एक बार मैं ऊपर का रब करूं,
दो तीन मैंने बात करी ना, तो एक दो तीन ऐसा रहता है कि अगर किसी जीव देखो, हमारे पास ऑप्शनल वाली क्या प्रकृति है, तीर्थंकर है, आहारक, चतुष्क है। तो तीर्थंकर की सत्ता है, अगर ओनली तीर्थंकर की सत्ता वाला कोई जीव, मतलब ऐसे तीन प्रकार के जीव बता देते हैं। एक में तो ओनली तीर्थंकर की सत्ता है, एक में ओनली आहारक चतुष्क की सत्ता है, और एक में तीर्थंकर की भी सत्ता है और आहारक चतुष्क की भी सत्ता है। ठीक है, तो तीन प्रकार के जीव हमने माने। तो ओनली तीर्थंकर की सत्ता है तो वो जीव सेकंड और थर्ड गुण स्थान में नहीं जाता, सेकंड और थर्ड में नहीं जाता, तो वो फोर्थ से 14th में रहेगा। लेकिन 4 से 14 वाला जो है, अब अच्छा ठीक है, एक बार इसको इतना रखते हैं, 4 से 14 तक रहेगा। अब फर्स्ट गुण स्थान की एक बार हम बात नहीं करते। आहारक चतुष्क है तो आहारक वाला 1 से 14 तक हो सकता है। ठीक है, मतलब 1 से 14 तक में जा सकता है, वो द्विचरम समय तक रहेगा, क्योंकि वो पुद्गल विपाकिनी अनुदयमान प्रकृति है, तो वो बात अलग है। 14 का DCS लिख देते हैं, चलो। और जो तीर्थंकर प्लस आहारक दोनों की सत्ता वाले होते हैं, वो 1 2 3 तीनों गुण स्थानों में नहीं जा सकते। अगर कंबाइन सत्ता है तो 1 2 3 में नहीं जाते, वो मेरे को कंफ्यूजन हो गया था। तीर्थंकर की सत्ता है, सिर्फ तीर्थंकर की सत्ता है, तो उसके लिए भी बताया कि वो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में नहीं जाता, लेकिन फर्स्ट में जाने का कब हाँ बोला, इसीलिए बोला क्योंकि वैसे तो उसके सत्ता योगी गुण स्थान 4 से 14 है, लेकिन 4 से 14 जो सत्ता योगी गुण स्थान है, उनके अलावा मान लो कोई जीव ऐसा है, क्षयोपशमिक जीव है, और उसने पहले आयुष्य का बंध कर लिया। देखो ऐसे समझाती हूँ मैं, ये उसका नेक्स्ट भाव है। ठीक है, ये नेक्स्ट भाव है, ये क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव था। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव अगर तीर्थंकर नामकर्म का बंध करने से पहले, मान लेते हैं कि उस जीव ने क्या करा, नरक आयु का बंध कर लिया था, नरक आयु का बंध किया, ये भाव उसका नरक का है। अगर वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि है और नरक आयु का उसने बंध कर लिया, उसके बाद उसने इस पॉइंट पे तीर्थंकर नामकर्म का बंध स्टार्ट किया। अब तीर्थंकर नामकर्म का बंध स्टार्ट करने के बाद वो जीव, क्योंकि वो क्षयोपशमिक जीव था, और काल करने के अंतर मुहूर्त पहले, कोई भी जीव काल करने के अंतर मुहूर्त पहले जिस भी गति में उसको जाना है, उसके प्रायोग्य प्रकृतियों का बंध स्टार्ट कर देता है। क्योंकि वो क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि था, तो नरक प्रायोगिक प्रकृतियां कहाँ बनती हैं, नरक गति वगैरह फर्स्ट गुण स्थान में ही बनती है, क्योंकि हमने उसका बंध विच्छेद फर्स्ट में ही कराया। सेकंड एंड अबव में नरक गति वगैरह बनती है क्या? नहीं, नहीं तो बनती। ये तो तो जीव मोक्ष जा रहे हैं ना तीर्थंकर, तो इसमें तो दूसरी गति में जाएंगे नहीं ना। तीर्थंकर के जीव हम इनका देखते हैं, श्रेणिक राजा ये का बंद देखते हैं, नहीं कर कृष्ण रहे ना वासुदेव। हम तो। अभी हमने क्या बोला, ऑलरेडी आयुष्य बंद की हुई है, अगर आयुष्य बंद की है तो उनको अगले भव की आयु तो भोगना ही पड़ेगा ना। ये तीसरे नहीं, हम एक तीसरे बहू की बात है, आप नहीं थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं वे। एक्चुअली जिस बहू पे तीर्थंकर नामकरण बांधा, यानी पहला बहू, तीसरा बहू में उनका तो भोग उदय अगर में आएगा। लास्ट भाव में वो तीर्थंकर हाँ नामकरण बांधेंगे तो उसी भाव में मोक्ष जाते हैं, हाँ पर हाँ, यहाँ वही पे वो लास्ट भाव कंफ्यूज। में नहीं बांध रहे हैं, वो बद्धायु, तीसरा पहले मैंने भाव, यही बताया ना कि क्षयोपशमिक है, और इस ड्यूरेशन में उनने पहले आयुष्य का बंध किया, उसके बाद तीर्थंकर नामकरण बांधा है। क्रम देखिए आप, पहले आयुष्य बंध कर लिया है तो उसको अगले भव की आयु भोगनी ही पड़ेगी, वो मोक्ष नहीं जा सकते भले ही उन्हें तीर्थंकर नामकरण का बंध कर। जैसे हम श्रेणिक राजा का एग्जाम्पल देते, कृष्ण वासुदेव, उनने पहले आयुष्य का बंध कर लिया था और उसके बाद फिर वो नरक गति में गए। तो बताया क्या, उनका एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं ले रही हूँ मैं, कोई दूसरा जीव, क्योंकि वो थे शायिक सम्यक्त्वी, वो शायिक सम्यक्त्वी बने और उनने तीर्थंकर नामकरण का बंध किया। उसके बाद उनकी जो भोगने योग्य आयुष्य जो बच्ची, मतलब सत्ता में जो बांधी हुई थी, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। तो शायिक सम्यक्त्वी जीव 4 से 14 तक ही रहता है, वो पहले गुण स्थान। शायिक सम्यक्त्वी पहले में आ सकता है क्या? एक बार अगर कोई जीव शायिक सम्यक्त बन गया तो वो मिथ्या दृष्टि नहीं बनता ना, नहीं यस और नो? नहीं नहीं शायिक नहीं सम्यक्त बनेगा, जीव मिथ्या दृष्टि नहीं बन बने, सकता है क्या? नहीं बनेगा। तो नहीं बन सकता।
उसने नहीं 7 बनी। का क्षय कर दिया ना। हाँ उसने तो सही क्षय है। कर दिया है मिथ्यात्व वेदनी का, तो कैसे उदय आएगा? तो उसने क्षय कर दिया है और वो फर्स्ट गुण स्थान में नहीं आ सकता, इसीलिए वो शायिक सम्यक्त्वी रहते हुए ही नरक गति की में जाता है। लेकिन अगर वो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है, जिसने तीर्थंकर नामकर्म का बंध किया, वो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव है, तो वो अपने आयुष्य पूर्ण होने के अंतर्मुहूर्त पर पहले वो पहले गुण स्थान में जाता है। मतलब तीर्थंकर की सत्ता के साथ भी वो पहले गुण स्थान में गया, उसने नरक प्रायोगिक प्रकृतियां बांधी, अंतर्मुहूर्त में काल करके नरक गति में उत्पन्न हुआ। तो इस अपेक्षा से सिर्फ पहला गुण स्थान हमने तीर्थंकर नाम कर्म का माना है, तीर्थंकर की सत्ता के। और वो जीव में अगर आहारक की भी सत्ता थी और तीर्थंकर की भी सत्ता थी, तो वो फर्स्ट में जाएगा ही नहीं, वो फिर नरक आयु को बांधेगा ही नहीं। ठीक है। और दीदी अगर उसने नरक आयु बांधी होगी तो उसकी कंबाइन सत्ता हो ही नहीं सकती। हाँ दीदी पूछिए। क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव नरक की आयु बांध सकता है क्षयोपशमिक अवस्था में? क्षयोपशमिक अवस्था में नहीं बांधेगा, पहले से बांधी हुई होगी। क्षयोपशमिक से मिथ्या दृष्टि बना, नरक आयु का बंध गुण स्थान कौन सा है? पहला है दीदी। पहला है। हाँ, तो हाँ क्षयोपशमिक जीव मिथ्या दृष्टि बनेगा, नरक आयु का बंध करेगा, फिर वापस क्षयोपशमिक बन जाएगा। और ओके फिर वो काल करने के अंतर्मुहूर्त पहले वापस मिथ्या दृष्टि बनेगा, फिर वो नहीं, नरक आयु। ठीक। अनुश्री जी, अनुश्री जी, क्या मतलब वो जब जब भी नरक में जाएगा क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव जो रहेगा, तो उसके वो पहले गुण स्थान में जाएगा, मतलब उसके वाटे बहते में हमेशा पहला गुण स्थान ही रहेगा, मिथ्या दृष्टि पहला रहेगा। गुण स्थान, पहला गुण स्थान में रहता है और फिर उसके बाद फिर वो वापस क्षयोपशमिक बनता है। उसको कंपलसरी नरक प्रायोगिक का बंद करना ही तो पड़ता ये है। कर्म ग्रंथ की मान्यता होगी ना, सिद्धांत की अपेक्षा तो अपने ऐसा हाँ, नहीं मानते। कर्म ग्रंथ की कर्म ग्रंथ मान्यता की है। मान्यता की अपेक्षा से। हाँ ठीक है, इसीलिए कर्म ग्रंथ की मान्यता के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने जो सत्ता मानी है वो एक पहला गुण स्थान भी माना, 4 से 14 भी माना। ठीक है, ये हो गया। एक बार कुछ रह तो नहीं गया ना? अनंत आत्माओं ने तीर्थंकर, हाँ ठीक है। अब इसमें नियमा और भजना देख लेते हैं। ये हो गई सत्ता योगी गुण स्थान पहला और 4 से 14। अब नियमा मतलब कौन से गुण स्थान में तीर्थंकर नामकरण की सत्ता होना कंपलसरी है। तो ऐसा बताया है कि जो जीव तीर्थंकर नामकरण की सत्ता वाले होते हैं उनमें ही सत्ता होगी, हर जीव में तो उनकी सत्ता होती नहीं है। और वो जीव पहले से 14 गुण स्थान में भी जाते हैं विथआउट तीर्थंकर नामकरण की सत्ता। इसीलिए किसी भी प्रकृति की किसी भी गुण स्थान में इस प्रकृति की नियमा नहीं होती। और सारे के सारे गुण स्थान में पहला और 4 से 14 सारे के सारे गुण स्थानों में उसके भजना होगी। क्यों भजना होगी? जिसके साथ तीर्थंकर नामकर्म बांधा हुआ है उसकी तो सत्ता होगी, और जिसने तीर्थंकर नामकर्म नहीं बांधा उनकी सत्ता नहीं होगी। ठीक है। अब एक और पॉइंट है कि पहले गुण स्थान में अगर कोई जीव जाते हैं तो तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता होती है। हाँ ठीक है, ये वही पॉइंट बता रहे हैं कि तीर्थंकर नामकर्म का बंद करने के पश्चात क्षयोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव पहले गुण स्थान में जाते हैं। उन जीवों की अपेक्षा पहले गुण स्थान में तीर्थंकर की सत्ता होती है, उसके अलावा नहीं होती। किन्हीं भी जीवों में पहले गुण स्थान में तीर्थंकर नामकर्म की सत्ता नहीं होती। ये पॉइंट क्लियर हो गया जो अभी समझाया था मैंने? क्लियर हो गया? हाँ जी। ठीक है। अब ये सत्ता के अयोग्य क्या होंगे? तो यहाँ पर जो नहीं होता उसको हम सत्ता के एक बार अयोग्य वो में पॉइंट डालते हैं। वापस समझाइए ना, हाँ तीर्थंकर नामकरण वाला पॉइंट हाँ, वापस समझाइए एक बार। एक बार समझाती हूँ। जो भी यहाँ पे सत्ता योग्य नहीं होता उसको हम सत्ता के अयोग्य में डालते हैं। तो पहला 4 से 14 लिया तो सत्ता के अयोग्य होगा दूसरा तीसरा, इसमें सत्ता हो ही नहीं सकती। ठीक है। अब जो तीर्थंकर का मैं बता रही थी, मान लो कोई एक जीव है शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव। अब शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव ने, मान लो शायोपशमिक नहीं भी था या कोई मिथ्या दृष्टि भी हो, कुछ भी हो, ये कोई भी प्रकार का जीव है, उसने नरक आयु का बंध किया। नरक आयु का बंध कहाँ होता है? मिथ्या दृष्टि अवस्था में होता है, पहले गुण स्थान में। ये पहले गुण स्थान में उसने नरक आयु का बंध किया। मैंने एक पॉइंट नहीं लिखा है, एक ड्यूरेशन लिखा है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त काल लगता है आयुष्य बंध में। इस पूरे ड्यूरेशन में उसने नरक आयु का बंध किया। उसके बाद फिर वो जीव, अभी उसकी आयुष्य शेष है, नरक आयु का बंध बस किया है। उसके बाद वो जीव क्या बना? क्षयोपशमिक बना। अब क्षयोपशमिक बना, क्षयोपशमिक मतलब मान लो 4th गुण स्थान में, 4th एंड अबव क्षयोपशमिक होते हैं। और 4 से लेकर 7 में क्या होता है? 4 से 7 में ही होता है ना, 8 तक होता है। 4 से 8 तक क्या होता है? तीर्थंकर का बंध कर सकते हैं।
8 के बहुसंख्य व्यतीत हो वाले पॉइंट तक। ठीक है, तो ये इस पॉइंट पे मान लो इसमें से इन गुण स्थानों में से कोई भी एक गुण स्थान पे वो शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव था और उसने तीर्थंकर नामकरण का बंध किया। लेकिन अभी तक उसके पास संयोग दृष्टि है तो 7 तक ही होगा, 8वें में नहीं जाएगा ना। हाँ ठीक है, शायोपशमिक है तो 7 तक ही होगा और ऊपर जो भी है उसमें तीर्थंकर का बंध करेगा। जब जो भी जीव है, चलो शायोपशमिक की बात कर लेते हैं, तो शायोपशमिक जीव है 4 से 7 गुण स्थान के बीच में कोई भी गुण स्थान उठाए, मान लो 5th गुण स्थान ले लेते हैं, फोर्थ ले लेते हैं, चलो 4th गुण स्थान में उसने तीर्थंकर नामकरण का बंध किया। तो इस पॉइंट तक इस पे उसने बंद किया है। इस पॉइंट तक उसकी सत्ता नहीं थी, किसकी? तीर्थंकर नामकरण की। अब इस पॉइंट पे उसने तीर्थंकर नामकरण का बंध किया, उसकी सत्ता क्रिएट हो गई। उसके बाद फिर वो जीव अपना पूरा आयुष्य भोगा और इस पॉइंट पे उसको काल करना है। अब इसमें वो किसी भी अवस्था में भोगा हो, शायोपशमिक या शायिक तो नहीं होगा, शायोपशमिक या मिथ्या दृष्टि या साधन जो भी हो, उस जीव ने क्या करा, इसके बाद में अंतर्मोट बाद, ये काल करने का समय है, अंतर्मोट काल करने के अंतर्मोट पहले इस अंतर्मोट में वो क्या करेगा, वापस से मिथ्या दृष्टि बनेगा, फर्स्ट गुण स्थान में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसको नरक आयु उसने बांधी है, अगला भाव उसका नरक का है, तो उसको नरक प्रायोगिक प्रकृतियों का बंध करने के लिए फर्स्ट गुण स्थान में आना पड़ेगा, क्योंकि नरक प्रायोगिक का बंध फर्स्ट गुण स्थान में ही होता है। अब तीर्थंकर नामकरण की यहाँ तक तो सत्ता थी नहीं, यहाँ से सत्ता बनी, कहाँ तक रहेगी? जब तक वो मोक्ष अवस्था को प्राप्त नहीं करता, 14th गुण स्थान के चरम समय तक उसकी सत्ता रहेगी। ठीक है, अब चरम समय तक की सत्ता जो बताई है, वो सत्ता में उसका चरम भव भी हो गया, उसके पहले वाला भव भी हो गया, ये जो नरक का था, और इस भव की भी हम, अच्छा ये नरक का भव हमने यहाँ से स्टार्ट किया ना, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, ठीक है, ये इसका चरम भव है, ये मोक्ष है, ये उसका नरक का भव है, और ये उस भव बचा है। तीर्थंकर नामकरण की सत्ता का क्रिएट होने के बाद उसके सत्ता पूरे मोक्ष अवस्था के पहले पहले तक रहती है। अब उसी अवस्था में वो जो भी 4th वगैरह में था, उसी अवस्था में उसको क्योंकि नरक में जाना है, इसीलिए काल करने के अंतर्मोड पहले फर्स्ट गुण स्थान में आएगा, तो सिर्फ इस छोटे से ड्यूरेशन में उसका फर्स्ट गुण स्थान होगा, अथवा यहाँ पे 4 से 7 हो सकता है, 4 से 11 पूरा ही हो सकता है, बाधा नहीं है, 4 से 11 हो सकता है, यहाँ पे नरक अवस्था में चौथा गुण स्थान ही रहेगा, यहाँ पे 4 से 14 पूरा हो सकता है, यहाँ पे 11 नहीं होगा, समझ जाना। ठीक है, अनुश्री तो जी, अनुश्री जी एक मिनट, जब उसने नरक आयु का बंद कर लिया तो उपशम श्रेणी भी नहीं चढ़ेगा ना? हाँ ठीक है, बराबर 4 से 7 ही होगा, ठीक है 4 से 7 ही होगा, क्योंकि उपशम श्रेणी नहीं चढ़ सकता है वो, तो 4 से 7 यहाँ हो गया, उसके बाद फिर पहला गुण स्थान में आया, फिर वो चौथे में रहेगा, फिर वो यहाँ पे 4 से 14 में हो सकता है। ठीक है, तो ये बताया कि तीर्थंकर नामकरण की सत्ता के बाद जीव 4 से 14 में ही रह सकता है, 4 से 14 ही उसके सत्ता योगी गुण स्थान है। लेकिन अगर किसी तीर्थंकर के जीव ने नरक आयु का बंध पहले कर लिया था, तो उस जीव को फर्स्ट गुण स्थान में आना ही पड़ेगा। कौन से जीव को? शायोपशमिक सम्यक दृष्टि को। जैसे हम श्रेणिक राजा की बात करें, श्रेणिक राजा की बात करें, वो क्या थे, उन्होंने पहले आयुष्य बंध किया, उसके बाद फिर वो इस पॉइंट पे जाके वो शायिक सम्यक भी बने, शायोपशमिक नहीं है वो, इस पॉइंट पे जाके वो शायिक सम्यक भी बने। उसके बाद उन्होंने तीर्थंकर नामकरण का बंध करा, तीर्थंकर नामकरण का बंध करा क्योंकि वो शायिक सम्यक भी थे, तो काल करने का जो अंतर्मोड पहले फर्स्ट में आते हैं ना, वो नहीं आएंगे, वो शायिक सम्यक अवस्था में देव प्रायोगिका बंध करते करते ही नरक गति में जाते हैं। ये स्पेशल केस होता है, अपवाद होता है, अपवाद बोले या जो भी एक्सेप्शन है ये। ठीक है, तो नरक गति में भले ही वो जाते हैं, लेकिन वो देव प्रायोगिका, क्योंकि 4th गुण स्थान में देव प्रायोगिका बंध करता है मनुष्य जीव, मनुष्य तिर्यंश। ठीक है, वो एग्जेप्शन है, लेकिन किसकी बात कर रहा है कि फर्स्ट गुण स्थान में कौन जाता है, तो सिर्फ शायोपशमिक समदृष्टि जीव ही काल करने के पहले पहले जाते हैं। तीर्थंकर नामकरण का बंद करने के पश्चात शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव पहले गुण स्थान में जाते हैं, उनकी अपेक्षा पहले गुण स्थान में किन्हीं भी जीवों के पहले गुण स्थान में तीर्थंकर नामकरण की सत्ता नहीं है। ठीक है, तो इस गुण स्थान में इसकी भजना हो जाएगी पहला और 4 से 14 में, बाकी नियमा कुछ में भी नहीं होगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया 14। दीक्षा ने अनुश्री जी बीच में बोला इसके लिए। दीदी हाँ जय जिनेन्द्र,
छाया श्रमिक सम्यक दृष्टि है और वो नरक का बन किया अंतर्मुहूर्त तक के फर्स्ट गुण स्थान में आए, उसके बाद फिर वो वापस छाया श्रमिक बन जाएगा नरक आयु में। उसके बाद फिर वो वापस क्षयोक्षमिक विग्रह गति में नहीं बनेगा, उसके बाद में बन जाएगा। विग्रह गति में नहीं, मतलब बाद नरक में के तो काल में। बाद में फोर्थ में क्षयोक्षमिक बन जाएगा, और उस अवस्था में वो शायिक सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि शायिक सम्यक्त्व के प्रस्थापक तो मनुष्य ही होते हैं, तो वो शायिक क्षयोपशमिक रहेगा, कंपलसरी फोर्थ गुण स्थान में क्षयोपशमिक ही रहेगा वो। फिर वो मनुष्य के भव में जाएगा, तब वहां पे वो शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा। तो ये वापस मिथ्यात्व में नहीं आएगा ना नरक के बाद? वापस मिथ्यात्व में नहीं आएगा, सिर्फ तभी आता है जब उसको नरक प्रायोगिक बांधना होता है। ऐसे भी मिथ्यात्व में आएगा कि वो नरक अवस्था में रहते हुए नरक प्रायोगिक बांधना ही नहीं है, उसको मनुष्य प्रायोगिक बांधना है, और नरक का जीव फोर्थ गुण स्थान में मनुष्य प्रायोगिक बांध लेता है। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। ये हुआ है हमारा चरम समय वाली प्रकृतियों के रिलेटेड। अब जो 72 द्विचरम वाली प्रकृतियां हैं उनकी बात कर लेंगे, और हाँ ठीक है, वो बस वही बची हैं, बाकी तो 12th गुण स्थान तक हो गया था। ठीक है, तो वो जो 72 प्रकृतियां उनकी बात हम कल कर लेते हैं, और फिर अगर ये चार मतलब ये टेबल रही तो ये टेबल स्टार्ट कर लेंगे। अगर आप लोगों के पास 5-10 मिनट की स्थिरता हो तो मैं 72 प्रकृति भी बता दूं क्या, तो हम लोग का सिर्फ टेबल वाला पार्ट अनुश्री जी, बचेगा। मुझे डाउट पूछना था एक बार। हाँ पूछिए ना। वो सर्वोदय बंधनी प्रकृति है ना, वो कुछ समझ हाँ में नहीं आ रही थी मुझे। ठीक है, मैं आपको एक बार मतलब या तो बाद में हम लोग रिवीजन लेंगे तो उसमें देखने के भाव रखते हैं, या फिर अलग से जैसा भी होगा डाउट आपका जो उसमें डाउट है वो देख लेंगे। एक बार ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए हमारा। जयजनंद, हाँ आपके एक बार के वीडियो नहीं बने क्या यूट्यूब पे? मैं काफी सर्च करा था, मिला नहीं एक भी। यूट्यूब पे अपलोड हो अच्छा उन्होंने कब तक करी है देखना पड़ेगा, मैं बोलती हूँ उनसे अगर वो कर देंगे पहला टाइम वाला से। था ना, दोपहर की जो पहली क्लास थी ना, खाली वही एक बार अभी के साथ से कोई डाउट है तो लीजिए ना प्लीज। मैं एक बार 72 प्रकृति भी कंप्लीट कर देती हूँ, प्लीज म्यूट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में कराइएगा ये 72 प्रकृति, आप एक साथ इतना नहीं समझ पाएंगे। नरक के भाव में उसकी सत्ता होगी नहीं दीदी? बंद स्टार्ट किया है तो सत्ता होगी कि नहीं होगी? बंध स्टार्ट किया है तो सत्ता तो होगी ना, कंपलसरी होगी फोर्थ गुण स्थान में, इसीलिए तो है फोर्थ गुण स्थान में तीर्थंकर की सत्ता मतलब तीर्थंकर का बंध होता है। अच्छा, एक नरक बार में बंध बंद किया स्टार्ट सत्ता। कर दिया तो कंटिन्यूअसली वो बंद करता ही रहता है उसके सत्ता योगी गुण स्थान में। ठीक है, अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, यत्नशील बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविद्या शास्त्र के लिए क्षमा करें। क्षमा याचना। जय क्वेश्चन आंसर भी नहीं डाले इस बार बिल्कुल भी। पुरानी रिकॉर्डिंग